हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने थिन फिल्म्स के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करा था। सो आज भी हमारा थिन फिल्म का ही टॉपिक है। ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन ए वेज शेप थिन फिल्म। तो ये वेज शेप थिन फिल्म क्या होती है? इस तरह की थिन फिल्म जिसमें एक साइड से इस तरह से दोनों सरफेसेस एक दूसरे से मिले होते हैं, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, उसको वेज शेप थिन फिल्म बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा से ये टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें इसके अंदर जब एक लाइट, सोडियम लाइट पहले हम मानेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब वो इंसिडेंट होगी नॉर्मली मतलब इसके सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लाइट जो है वो हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, तो उसके बाद जो लाइट है फर्स्ट सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से दोनों से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनमें इंटरफेरेंस होती है और वहाँ पर हमें फ्रिंजेस नज़र आती हैं। तो हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इसको डिटेल में स्टडी करना है। हमें देखना है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछा जाएगा। फिर हमें भी देखना है कि जो हमारी फ्रिंजेस हैं उनकी शेप कैसे होती है। वैसे ये स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस होती हैं, इनकी शेप स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होती है, और ये जो वेज होता है ना उसके पैरेलल होती है। मैं अभी से बता रहा हूँ, वेज मतलब जैसे ये बुक है मेरे पास ना, तो इस तरह के हमारे पास थिन फिल्म है, लेट अस सपोज, तो इस चीज़ को वेज बोला जाता है। तो इसके पैरेलल, ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, इसके पैरेलल मैंने रखी, तो हमें फ्रिंजेस ऐसे इसके पैरेलल नज़र आएंगी। और जो हमारी nth ऑर्डर फ्रिंज है वो हमारे पास इस तरह से किसी लोकेशन पर, अगर मान लो मैं xn मान लेता हूँ, तो ये nth ऑर्डर फ्रिंज की पोजीशन है, वो अभी हम देखते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास एक सेटअप है, वहाँ से हमें देखना है कि किस तरह की शेप होगी, लोकेशन कैसी होगी, और लास्ट में फिर हमें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ भी देखना है। एंड एट लास्ट अगर हम वाइट लाइट को, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को, सोडियम लाइट को वाइट लाइट से रिप्लेस कर दें तो पैटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये आज के लेक्चर का कंटेंट रहेगा हमारा। देखिए, ये हमारे पास इस तरह का एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है ऐसे, ठीक है। यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और इस पॉइंट को बोलेंगे वेज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो ग्लास की बनी होगी या किसी और मटेरियल की बनी होगी, ये जो थिन फिल्म है, वाटर की भी हो सकती है, वाटर का प्रिज्म बनाया जा सकता है। सो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम की, वो म्यू है हमारे पास। और अगर हम किसी nth पोजीशन की बात करें, nth पोजीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लो मैं देखना चाहता हूँ फ्रिंज कैसी है, तो उसको मैं बोल दूंगा कि इसकी पोजीशन xn है। xn क्या है? इट इज़ द पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। लेट अस राइट xn इज पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम वेज। चलो, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो इसकी थिकनेस है, लेट अस सपोज दैट थिकनेस इज स्मॉल t, क्योंकि आप देख सकते हो थिकनेस वेरी हो रही है। जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ थिकनेस स्मॉल है, यहाँ थिकनेस थोड़ी और बढ़ गई, यहाँ थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि वेज शेप थिन फिल्म के अंदर जो थिकनेस है फिल्म की, वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरी करती है, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम वेज से दूर जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास थिकनेस t है और इस पॉइंट को हम पॉइंट P मान लेते हैं। सो दिस इज पॉइंट P, ओके। अब यहाँ पर जो हमारी लाइट रे है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। तो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड, जैसे हेडिंग में भी लिखा हुआ है, बाय नॉर्मली रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने स्टडी करना है। तो सोडियम लाइट हम मान लेते हैं, लेट अस राइट कि ये हमारा AB सरफेस है और ये हो गया AC सरफेस नीचे वाला। तो यहाँ पे जो लाइट है इट इज़ नॉर्मली रिफ्लेक्टेड। तो लाइट किसी एंगल पे आई, लाइक लेट अस सपोज आई ऐसे, और जो रिफ्लेक्ट हुई है वो ऐसे नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा, लाइट रे आई और नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी। ये अभी मैं सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइट है जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा है। बाहर हम मान लेते हैं एयर है और अंदर ग्लास मान लो आप। तो जो लाइट है यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होगी, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हुई है, और अब यहाँ पर इस सरफेस से जब टकराएगी तो ये ट्रांसमिट भी होगी, नो डाउट, लेकिन कुछ पार्ट इसका ऐसा है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। तो यहाँ से जो लाइट है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करी है, और जो लाइट फिर दूसरे मीडियम में गई है वो फिर यहाँ पर जब रिफ्रैक्ट होगी, अब यहाँ पे ये लाइट जा रही है, दोबारा बनाता हूँ उसको,
इस पॉइंट पे आने के बाद लाइट फिर से रिफ्रैक्ट होगी दूसरे मीडियम के अंदर. नाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो यहाँ पर ये जो दो लाइट रेज हैं, नंबर वन इट इज़ नॉर्मली रिफ्लेक्टेड, एंड नंबर टू दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द थिन वेज शेप्ड फिल्म. ठीक है, तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट होने के बाद आई है. तो ये जो लाइट है अंदर 1 और 2, जो फाइनल दो लाइट रेज हमारे पास आई हैं, ये एक ही सोर्स से ड्राइव हुई हैं दोनों. तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, तो इसलिए ये इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे. अब हमें इन दोनों लाइट रेज में पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, डेल्टा. अगर आपको पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो उसके बाद आप उसको n लैम्डा के इक्वेट करेंगे, यू विल गेट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज. और जब आप उसको 2n-1 लैम्डा बाई 2 के साथ इक्वेट करेंगे, यू विल गेट द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज. तो वो हमें पहले कंडीशंस बतानी है. तो ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना है. So let us write. So here mu is refractive index of the thin film. Theta is angle of inclination and T is thickness of film at xn position. क्योंकि ये वेरी कर रही है इसलिए अलग अलग जगह पे थिकनेस अलग अलग होगी. सो व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस, ये पॉइंट P मैंने लगाया हुआ है, ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉइंट P एंड Q यहाँ लगा देते हैं, ये लोअर सरफेस है. ठीक है, व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड देन दे विल इंटरफेयर टू गिव फ्रिंजेस. तो हमें सबसे पहले देखना है पाथ difference between rays 1 and 2 as indicated in diagram. तो अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा है तो आपको ये पता है कि जब एक लाइट रे इस तरह से T थिकनेस का हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अगर लाइट रे हमारे पास इसमें से ऐसे जाती है ना, ऐसे जा रही है, अब अंदर एंटर करके फिर ये बाहर निकली, तो एक लाइट रे बिना इसके जाती है. तो हमें ये पता है कि इन दोनों लाइट रेज के अंदर जो पाथ डिफरेंस होता है वो म्यू टाइम्स टी होता है. ये हमने ऑलरेडी समझा था लेक्चर नंबर 6 के अंदर, थिन फिल्म्स वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में मैंने समझाया था. तो अगर एक बार लाइट जाती है टी थिकनेस के अंदर तो पाथ डिफरेंस म्यू टी का आएगा, और 2 बार जाएगी तो 2 म्यू टी का आएगा. अब इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट गई है, तो म्यू टी यहाँ इंट्रोड्यूस होगा इस पाथ के लिए, और म्यू टी इस पाथ के लिए इंट्रोड्यूस होगा. हालांकि जो टी है वो इस पॉइंट पे डिफरेंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंट है, बट एज द एंगल थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन इग्नोर दिस डिफरेंस कि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस इस पाथ के लिए आएगा म्यू टी, वही इसके लिए आएगा, मतलब 2 म्यू टी. तो इन दोनों लाइट रेज में जब उसने अंदर ट्रैवल करा, ये ट्रैवल करने के लिए है ना, एक लाइट रे तो जो है यहीं से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई तो वो 1 बन गई, दूसरी लाइट रे अंदर गई फिर रिफ्लेक्ट हो गई फिर 2 बनी, तो वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो 2 म्यू टी का आएगा. तो पहले बात ये समझनी है कि इन दोनों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण पाथ डिफरेंस आया है वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास 2 म्यू टी. लेट अस राइट. ठीक है, सो द पाथ डिफरेंस वो मैंने लिख दिया पीछे, डेल्टा लिखना है बस अभी, डेल्टा 2 म्यू टी. ठीक है, 2 बार निकली. इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी फर्स्ट वाली लाइट रे है वो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है. तो ये आपको पता है कि जब लाइट अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है जब वो एक बार रिफ्लेक्ट होती है. तो यहाँ पर ये लाइट जो है ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है. सो इन दोनों में λ/2 का पाथ डिफरेंस है, पहली बात, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्ट हुई है. अब जो दूसरी लाइट रे है ये वाली जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये
यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, अंदर गई है, इसके ट्रांसमिट हुई है, तो यहाँ पर वो λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर आता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जब भी कोई भी वेव किसी रिजिड सपोर्ट से या डेंसर मीडियम से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/2 का आता है, फेस डिफरेंस पाई रेडियंस का आता है, ये हमने समझा था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइट रे है ये वाली, ये ऐसे गई है, यहाँ पर वो ट्रांसमिट हुई है, ट्रांसमिट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, बट वो यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी, इसलिए यहाँ पर भी λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर ये जो लाइट है वो सेम पाथ वैसे ही आ रही जैसे वो जा रही, मतलब इन दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से लाइट हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में गई है, तो इस लाइट रे में और इस लाइट रे में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कोई पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बट इसमें λ/2 का फ़र्क है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर λ/2 पाथ डिफरेंस जो है उसका डिफरेंस आएगा। तो ये सब समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आगे मैं वही लिखूँगा, तो माइनस λ/2 का फैक्टर यहाँ आएगा, तो हेयर λ/2 पाथ डिफरेंस is introduced in reflected light from upper surface। ठीक है जी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ना प्लस λ/2 भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस का फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ माइनस λ/2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द पाथ डिफरेंस, तो इतनी सी बात है, बस इसमें इतना सही काम है, बट समझना ज़रूरी है, लिखना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। ओके इसके बाद फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की जो कंडीशन है, या जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, ब्राइट फ्रिंज। क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, डेल्टा कितना होना चाहिए, n लैम्डा, तो हम इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर 2 म्यू टी माइनस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। λ/2 उधर चला जाएगा, n लैम्डा प्लस λ/2, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 2n + 1 λ/2, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। तो ये कंडीशन हम हाईलाइट करके लिख देते हैं डिफरेंट कलर से, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। तो जहाँ जहाँ थिकनेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 2n + 1 λ/4, और यहाँ ये जो म्यू का फैक्टर है वो भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 2 म्यू का फैक्टर नीचे चला गया यहाँ पे ना। चलो, तो जहाँ जहाँ थिकनेस उस पूरी वेज के ऊपर, पूरी फिल्म के ऊपर जिस जिस पॉइंट पे थिकनेस 2n + 1 λ/4 म्यू होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 है, उससे मैच करेगी थिकनेस के साथ, तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ वहाँ हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, इतना सही काम है। डार्क फ्रिंज के लिए हमें क्या करना है, फॉर डार्क फ्रिंज, या हम जिसको मिनिमा भी बोलते हैं, हमारे पास जो डेल्टा का फैक्टर होता है वो होना चाहिए 2n - 1 λ/2, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी माइनस λ/2 था, इट इज़ 2n - 1 λ/2। इसको लिख लेंगे तो 2n λ/2 माइनस λ/2, λ/2 के साथ λ/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा, और t इज इक्वल टू n λ/2 म्यू। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, n स्टार्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, वहाँ हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशंस पहले आपको समझनी है। अब हम बात करेंगे शेप और थिकनेस की, शेप ऑफ फ्रिंजेस, लोकेशन भी यहीं पे बात कर लेंगे, थिकनेस बाद में फिर करते हैं, थिकनेस मतलब फ्रिंज विड्थ। हाँ जी, तो कैसी होती है शेप, ये हमारे पास इस तरह से वेज है ना, तो यहाँ पर
अगर पीछे वाला सरफेस बनाया जाए तो वो ऐसा कुछ नज़र आएगा, इसको वेज बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिंजेस हैं वो इस वेज के पैरेलल इस तरह से स्ट्रेट लाइंस होती हैं, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है दोनों कंडीशंस में, उनमें हमने ये देखा कि nth ऑर्डर, अगर हमने n को फिक्स कर दिया, nth ऑर्डर फ्रिंज के लिए 4 भी लिखते हैं, 4 nth ऑर्डर फ्रिंज क्या होना चाहिए, n को फिक्स कर दिया, जैसे हमारा n बढ़ रहा है ना, तो ये पोजीशन है xn, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अगर आप फिफ्थ फ्रिंज को देखना चाहते हो तो फिफ्थ फ्रिंज के लिए हमारे पास n फिक्स हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टी मस्ट बी कांस्टेंट। बाकी सारे तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में n को मैंने कांस्टेंट बोल दिया तो टी भी कांस्टेंट होगा। तो टी कहाँ कांस्टेंट है, टी तो इस वेज के पैरेलल कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो टी बढ़ रहा है हमारा, अगर हम वेज के पैरेलल चल रहे हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो फिर टी कांस्टेंट है। सो फॉर nth ऑर्डर फ्रिंज टी इज कांस्टेंट, देयरफॉर fringes are straight lines parallel to wedge, एज बोलते हैं, एज या वेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने बनाई है इस तरह की फ्रिंजेस हमें नज़र आएंगी। ओके, इसके बाद है एट द थिन एज, वहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है, डार्क है या ब्राइट है, तो यहाँ पे टी ज़ीरो है। तो अगर हमारे पास टी ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें हमने डेल्टा लिखा था, सो डेल्टा वाज 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ अगर मैं टी को ही ज़ीरो पुट कर दूँ तो डेल्टा कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आ गया। अब जब दो वेव्स में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है तो वहाँ पे हमेशा डार्क फ्रिंज बनती है, इट इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमा। सो देयरफॉर देयर विल बी ए डार्क फ्रिंज एट एज, इसको बोल रहा हूँ एज, ठीक है। यहाँ पे डार्क फ्रिंज होगी, बाकी फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऑल्टरनेट फ्रिंजेस इस तरह से बनेगी। अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक स्लिट ना हो के एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हो तो क्या होगा। सो लेट अस राइट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एक्सटेंडेड वन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, देखिए अब एक्सटेंडेड वन का मतलब है कि ये जैसे हमारे पास एक थिन फिल्म है, वेज शेप थिन फिल्म, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब लाइट जो है वो यहाँ पर लाइट का सोर्स है और वहाँ से लाइट चारों तरफ इसके ऊपर गिर रही है। अब स्लिट की लाइट तो ऐसे है कि एक ही डायरेक्शन में जाती है और वहीं से रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में लाइट जो है वो पूरे सरफेस पे गिर रही है। तो क्या होता है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर तो लाइट अलग अलग डायरेक्शंस पे, जैसे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से भी अलग अलग डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो वो सारे लाइट रेज तो आपस में इंटरफेयर करती हैं, लेकिन इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है कि भाई हमारे पास नेट पाथ डिफरेंस चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपके पास बहुत सारी लाइट रेज हैं जो इकट्ठी गिर रही हैं। तो वो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट भी होती हैं अपनी अपनी डायरेक्शंस में, तो वो इंटरफेयर भी करती हैं, लेकिन वो ओवरऑल इफेक्ट हमें एक जनरल इल्यूमिनेशन का ही देती हैं, हमें वहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं नज़र आती। लेकिन वेज के पास ऐसा नहीं होता। वेज के पास क्या होता है, इसको बोलते हैं एज, एज बोल लो वेज बोल लो, वेज शेप्ड है लेकिन इस लाइन को एज बोला जाता है। तो इस एज के पास ऐसा नहीं होता, यहाँ से जो दो लाइट रेज निकलती हैं, क्योंकि इसके नीचे दूसरा सरफेस भी है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास निकलती हैं, क्योंकि बहुत पास हैं दोनों सरफेसेस ना। तो यहाँ से जो दो लाइट रेज निकलती हैं, मान लो एक ये निकल गई और एक ये निकल गई, सो दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो वाली लाइट रेज इंटरफेयर करती हैं, वो इंटरफेयर करके यहाँ पर इसके बिल्कुल पास, एज के बिल्कुल पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। बट वो सारी की सारी फ्रिंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं करी जा सकती, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। दे आर लोकलाइज, दे आर वेरी नियर टू द एज ऑफ द थिन फिल्म, सो दे आर कॉल्ड लोकलाइज फ्रिंजेस। अगर एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ करेंगे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, इन दैट केस यू विल गेट लोकलाइज फ्रिंजेस। सो लेट अस राइट दिस थिंग, क्या हमें लिखना है इसमें, इन दिस केस
each point on the source gives rise to a pair of coherent waves from the wedge. These pairs leave मतलब जो रिफ्लेक्ट होती हैं, they are reflected the wedge in different directions. And their interference effect are same only near the edge. So the fringes are localized near the edge and can be observed by a microscope. तो ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिख दिया है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ये थोड़ा डिटेल बता सकते हो। अब हम फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। फ्रिंज विड्थ कैसे फाइंड करनी है, बीटा जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास मान लो XN जो है A पॉइंट से पोजीशन है फ्रिंज की, T थिकनेस पे जाके, ये T थिकनेस है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 डार्क फ्रिंज कर लेते हैं। डार्क या ब्राइट दोनों के लिए बीटा निकाला जा सकता है। लेट अस राइट एक्सप्रेशन फॉर बीटा फॉर फ्रिंज विड्थ। सो मैं डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। हमारी कंडीशन थी डार्क फ्रिंज की कि 2 म्यू टी मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारी कंडीशन है। अब इसमें t फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो t हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो t बाय xn इज tan थीटा। तो यहाँ पर हम t लिखेंगे 2 म्यू xn tan थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। नाउ फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो अगर हमारे पास थीटा स्मॉल होता है तो इट इज़ सेम, क्योंकि वो बन जाता है फिर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस परपेंडिकुलर बाय बेस, दे आर सेम फॉर स्मॉल एंगल। सो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 म्यू xn थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये भी वही कंडीशन है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ xn। अब यहाँ पर फॉर n+1th फ्रिंज, अगर हम इस कंडीशन को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 म्यू x के पैर में n+1 लगा दो। ये x, ये पोजीशन है n+1th फ्रिंज की, ये चीज़ क्या है, पोजीशन ऑफ n+1th फ्रिंज, और यहाँ थीटा, क्योंकि xn पोजीशन है nth फ्रिंज की, xn+1 क्या होगा, n+1th फ्रिंज की पोजीशन होगी। अगर 5वीं की वो है तो ये 6ठी की होगी। तो इसमें हमारे पास थीटा सेम रहेगा और यहाँ आएगा n+1 लैम्डा। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सो दिस इज 2, दिस इज 1, 2 - 1 करेंगे तो दैट विल गिव यू 2 म्यू xn+1 माइनस xn थीटा कॉमन, इधर n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा, तो n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू नीचे चला जाएगा, एंड दिस थिंग इज बीटा, दिस थिंग इज बीटा। सो इसको बीटा पुट कर दूंगा। सो बीटा इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, बड़ा सिंपल है,
ठीक है। अब इसमें देखो आप थीटा पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी फ्रिंज विड्थ कम होगी, एंगल जितना बड़ा होगा फ्रिंज विड्थ कम होगी। तो थिन केस में अगर एंगल स्मॉल होगा तो उस केस में बीटा बड़ा होगा, फ्रिंजेस ज़्यादा अच्छे से नज़र आती हैं। तो दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, इसको याद रखना और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ड्राइव करने के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ what happens if the white light is used instead of monochromatic light. So in that case let us write fringes in white light. सिंपल है कि हमारे पास पहले बीटा का एक्सप्रेशन देखेंगे, इट इज़ लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो जो बीटा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सीधी सीधी बात है। अब वाइट लाइट के अंदर क्या होता है, ये 7 कलर्स होते हैं, ये आपको पता है। इसका लैम्डा सबसे बड़ा होता है और इसका लैम्डा सबसे छोटा होता है। सो लैम्डा आर इज़ ग्रेटर देन लैम्डा वी, बाकी सब उसी रेंज में कवर हो जाएंगे। सो सीधी सीधी बात है कि जो बीटा फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर होगी वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, बीटा वी, ठीक है, बीटा भी छोटा होगा। तो वायलेट कलर की जो फ्रिंज है वो आपके पास जो बनेगी थिन बनेगी, रेड कलर की थोड़ी सी वाइड बनेगी। बाकी एट एज जैसे मैंने बताया T0 होता है तो वहाँ डेल्टा कितना होता है, लैम्डा बाय 2। तो एज पे तो हमें हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर जैसे जैसे हम इस एज से इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो पहले आपको जो मिलेंगी फ्रिंजेस, देखो सारे कलर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो लेकिन वो ओवरलैप करते जाते हैं एक दूसरे से। सो वायलेट कलर आपको सबसे पहले मिलेगा, उसकी फ्रिंज विड्थ छोटी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे जो बाकी कलर्स हैं उनकी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, तो थोड़ी दूरी तक आपको फ्रिंजेस मिलेंगी डिफरेंट कलर्स की। बट आफ्टर सम डिस्टेंस यू विल सी कि जो सारे कलर्स हैं वो आपस में ओवरलैप हो चुके हैं और वहाँ पर जो हमें लाइट मिल रही है वाइट कलर ही मिल रहा है, तो जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगी, पैटर्न नहीं बनेगा। तो ये सारी कहानी है, इसको आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। लेट अस राइट 2 और 3 लाइंस। हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने स्क्रीन पे अभी लिखा है कि हमें क्या लिखना है इस पैराग्राफ में। सो व्हेन द फिल्म इज सीन इन वाइट लाइट देन व्हाट हैपेंस, ईच कलर प्रोड्यूसेस ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। और जैसे मैंने बताया कि फ्रिंज विड्थ फॉर वायलेट कलर विल बी लेस एंड फॉर रेड कलर इट विल बी मोर। अब इसके बाद जब हम एज की बात करें तो एज पे क्या है, डेल्टा हमारे पास सिर्फ लैम्डा बाय 2 है तो वहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर जैसे जैसे बच्चे आप एज से आगे बढ़ते चले जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, देन व्हाट हैपेंस, वी विल गेट फ्यू कलर्ड बैंड्स ऑफ मिक्स्ड कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स के बैंड्स मिल जाएंगे। और आफ्टर मोर थिकनेस अगर और ऊपर चले जाएंगे तो यू विल सी सम जनरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास जो है ये आज का टॉपिक है। लेट अस रिवाइज दिस टॉपिक अगेन, क्या क्या हमें इसमें करना है, लेट अस सी। हाँ जी, तो दिस वाज द लेक्चर नंबर 7, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन वेज शेप थिन फिल्म बाय नॉर्मली रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। हमने कंडीशंस निकाली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की। पहले हमने पाथ डिफरेंस निकाला जो आया 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 को आप जब n लैम्डा के साथ इक्वेट करोगे यू विल गेट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 को जब आप 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के साथ इक्वेट करोगे यू विल गेट द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो पहले हमने कंडीशंस निकाली। जस्ट डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद ये कुछ पैरामीटर्स दे के आपको बता देना है कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा डायरेक्टली इट इज 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 है। सो इसको हमने 2 बार इक्वेट करके ये कंडीशंस निकाली है सबसे पहले, याद रखना। उसके बाद हमने शेप की बात करी तो शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन है फ्रिंजेस, और वो जो हमारा एज है थिन फिल्म का उसके पैरेलल है, क्योंकि कांस्टेंट थिकनेस हमें जो है वो इसी तरह से सेटिस्फाई होगी। तो ये है हमारे पास कंडीशन, और हमारा जो एज है वो हमेशा डार्क होता है, याद रखना। फिर हमने उसमें वाइट लाइट की बात करी, नहीं पहले एक्सटेंडेड सोर्स की बात करी। तो जब हमारा सोर्स एक्सटेंडेड सोर्स होता है तब फ्रिंजेस लोकलाइज फ्रिंजेस होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एज के पास बनती हैं, माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। और फिर हमने बीटा का एक्सप्रेशन निकाला जो आया लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। इसको याद भी करना, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। और ये लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वाइट लाइट यूज करोगे तो रेड वाली फ्रिंज सबसे बड़ी बनेगी और वायलेट वाली फ्रिंज सबसे छोटी बनेगी। और म्यू के बढ़ने के साथ साथ जो फ्रिंज विड्थ है वो स्मॉल होती चली जाएगी, थीटा के बढ़ने के साथ साथ भी जो है फ्रिंज विड्थ वो स्मॉल होती चली जाएगी। तो ये हमारा थिन फिल्म्स का लेक्चर नंबर 2 था और इंटरफेरेंस का लेक्चर नंबर 7 था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे डिटेल में, उसकी फ्रिंजेस कैसी होती हैं, कैसे डेरिवेशन है उसकी, उसमें भी बीटा का एक्सप्रेशन है और उसमें डायमीटर्स ऑफ डार्क फ्रिंग्स भी है। वो सारा हम नेक्स्ट
क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।